जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साथियों इतिहास के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि बार बार आरपीएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। कहता है दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। तो साथ ही फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन, इन चारों में से साथियों किसने करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। कब करवाया साथियों? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। ये दरवाजा साथियों कहाँ पर लगा हुआ है? ये दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगा हुआ है। कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगा हुआ है साथियों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगा हुआ है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जो कि दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में लगा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न साथियों कहता है, ये सभी प्रश्न दिल्ली सल्तनत से हैं और आरपीएफ में पूछे गए हैं। कहता खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी, इन समय में से कौन सा खिलजी वंश का संस्थापक था? तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था साथियों। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। मैं अभी पांचों के संस्थापक और पांचों का नाम बताऊंगा साथियों। आगे चलते रहिए, सब मैं बता दूंगा। तो अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 साथियों देखिए। प्रश्न नंबर 3 साथियों क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान, शिकार, हाथी लड़ाई, शतरंज। हम जानते हैं साथियों, आप लोग भी जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पोलो खेलते हुए मरा था, लेकिन पोलो ऑप्शन में है नहीं। तो पोलो को साथियों चौगान भी कहा जाता है। क्या? चौगान। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक जो है साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। साहसिक फैसले लेने के लिए कौन जाने जाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक सही जवाब हो जाएगा। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने अभी पहले ही देख चुके हैं, ये अलाई दरवाजे का निर्माण करवा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। कौन? गुलाम वंश के संस्थापक हैं। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 साथियों देखिए कहता है मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आरपीएफ एसआई 11/1/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है साथियों। तो देखिए क्या कहता है, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, सामाजिक कार्य विभाग को। तो साथियों जो ये कहा जाता था दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग को कहा जाता था। किससे? सैन्य विभाग को कहा जाता था साथियों। तो देखिए साथियों सैन्य विभाग को साथियों और भी एक नाम से जाना जाता था उस समय, आरिज ए आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक के नाम से भी जाना जाता था। आरिज ए मुमालिक के नाम से भी सैन्य विभाग को जाना जाता था, जबकि दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। आप लोग यह भी याद रखेंगे, आरिज ए मुमालिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 साथियों देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो आपको बतलाना है साथियों, ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ये इसका कार्य किसने पूर्ण करवाया? किस सिख गुरु ने?
तो साथी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो कि सिख गुरु के पांचवें गुरु थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। जबकि साथियों इसका निर्माण कार्य गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में करवाया था और गुरु अर्जुन देव ने 1588 में यह कार्य पूर्ण कर दिया था। कौन सा? स्वर्ण मंदिर का कार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, शारदा लिपि, मोदी लिपि। तो साथियों गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इस लिपि में गुरुमुखी, गुरुमुखी का शाब्दिक अर्थ साथियों होता है कि गुरुओं के मुख से निकली हुई। गुरुमुखी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरु के मुख से निकली हुई लिपि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 8 साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 जो आप सभी के सामने साथियों, तो देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, को आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है साथियों। कहता हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो साथियों दीन पनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। क्योंकि किस लिए नहीं कर सका? क्योंकि 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। किसको? हुमायूं को। इस कारण दीन पनाह नगर के स्थान पर शेर शाह सूरी ने शेरशाही या शेरगढ़ नाम से अपनी नई राजधानी बना ली, जिसे अब पुराना किला कहा जाता है, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है साथियों। समझ गए होंगे हमने क्या आपको समझाया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथियों ये। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 साथियों क्या कहता है, कहता किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? मनसबदारी व्यवस्था लागू की? अकबर, हुमायूं, बाबर, दारा शिकोह। तो साथियों मनसबदारी व्यवस्था अकबर जी ने लागू की। किसने? अकबर ने लागू की साथियों। मनसब का अर्थ क्या होता था साथियों? मनसबदारी जो लिखा हुआ है इसमें मनसब का अर्थ होता था साथियों सेना में पद या रैंक। सेना में पद या फिर रैंक, इसी हिसाब से साथियों उनको वेतन दिया जाता था। अकबर ने ये सब लागू किया था व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखिए कहता है जैनुल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा, गुजरात, कश्मीर, बंगाल। तो साथियों जैनुल आबदीन जो है कश्मीर का सुल्तान था साथियों। कहाँ का? कश्मीर का सुल्तान था साथियों। इसकी एक विशेषता है, विशेषता हम आपको बतलाते हैं, जिस कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो देखिए ये सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखता था और अपने अच्छे कार्यों के कारण ही, इसके अच्छे कार्यों के कारण ही इसे कश्मीर कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर साथियों इसे ही कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कश्मीर का अकबर साथियों किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। यह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है, इसी के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। स्लोप वाल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? गुलाम, लोदी, तुगलक, खिलजी। तो साथियों खिलजी वंश की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है भैया बैटर दीवाल। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा था साथियों
कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया, तो इसमें 4 तो यही हो गए, गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। अभी एक और बाकी है जिसका नाम है सैयद वंश। क्या? सैयद वंश। साथियों अभी हम आपको इनके संस्थापक के नाम भी बता देंगे और क्रम भी बता देंगे, आगे चलते रहिए साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? पादशाह नामक पुस्तक जो है किसके बारे में लिखी गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके बारे में लिखी गई, यही तो आपको बतलाना है साथियों। तो देखिए जो 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये किसके बारे में? शाहजहां के बारे में साथियों लिखी गई। किसके? शाहजहां के बारे में लिखी गई। और किसने लिखी साथी? अब्दुल, यहां पर ये नाम नहीं लिखा हुआ है आपको, लेकिन याद रखना है साथियों, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी साथियों, जो कि उस समय, किस समय, जिस समय ये लिखी गई उस समय एक यात्री या फिर एक पुराना इतिहासकार हुआ करता था। कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी। शाहजहां के बारे में एक पुस्तक लिखी पादशाहनामा, ये उस समय यात्री या फिर इतिहासकार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों 13 नंबर देखिए क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों। 13 नंबर कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, हेमू। तो साथी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया साथी। किसकी? इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया साथियों। तो देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। ये तो आप लोगों ने देख लिया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। और दूसरी लड़ाई पानीपत की ये हो गई। पहली दूसरी लड़ाई साथियों 1556 ईस्वी में लड़ी गई। किसके किसके बीच साथियों? हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई, जिसमें साथी अकबर की सेना थी जिसमें बैरम खान लोग थे। तो अकबर की सेना यानी कि बैरम खान लोग जीत गए और हेमू बेचारा पराजित हो गया। अब तीसरी लड़ाई साथियों, तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इसमें मराठा पराजित हो गए थे। कौन? मराठा लोग जो थे बच्चों इसमें पराजित हो गए थे। किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा लोग पराजित हो गए थे। यह मराठाओं की पहली और एकदम बहुत ही बुरी हार थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, जिसे बच्चों क्या? जीटी रोड भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? यह वर्तमान में भी बहुत सफल रोड है। अकबर, बाबर, शेरशाह, हुमायूं। तो साथियों ग्रैंड ट्रंक या फिर जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका बच्चों बचपन का या वास्तविक नाम फरीद खान था। किसका? शेरशाह सूरी का फरीद खान। क्या था? फरीद खान इसका वास्तविक या फिर बचपन का नाम था। और एक शेर को मार डालने के बाद इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। यह घटना लंबी है साथियों, किसी दिन आपको समय मिलेगा सुना देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा? सर्वप्रथम कहां पर उतरा? कन्नूर, कोचीन, कालीकट, कोलम। तो साथियों वास्को डिगामा भारत की भूमि कालीकट पर पहुंचा। कब पहुंचा साथियों? ये भी आपको याद रखना है, 20 मई, 20 मई 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए मित्रों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर।
तो साथियों जहांगीर जो था ये चित्रकला प्रेमी और प्रकृतिवादी था साथियों। तो कौन? जहांगीर के समय साथियों चरम सीमा पर थी। ये चित्रकला प्रेमी और प्रकृतिवादी था साथियों। कौन? जहांगीर। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 17 साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय। तो ये सब गलत हो जाएंगे। राणा कुंभा जी ने जो है करी थी बच्चों। इसकी विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा जी ने करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 देखिए साथियों क्या कहता है? हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है साथियों। आरपीएफ के लिए रामबाण साबित होगी आपके लिए क्लासेज जो हम ले रहे हैं। तो देखिए साथियों ये 18 नंबर प्रश्न कहता है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचा गया? अमीर खुसरो, अकबर, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो साथियों देखिए हुमायूं जी की एक सौतेली बहन थी। कौन? सौतेली बहन। सौतेली बहन कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी। उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। इसमें हुमायूं के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी है बच्चों। हुमायूं नामा में संपूर्ण जानकारी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये जो हुमायूं नामा लिखा गया ये किस भाषा में लिखा गया? ये साथियों तुर्की भाषा में लिखा। किसने? तुर्की भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है साथियों? अल बरूनी से संबंधित प्रश्न आ गया साथियों। अल बरूनी से संबंधित प्रश्न आ गया साथियों। तो देखिए ये क्या हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं। कहता अल बरूनी, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी? संस्कृत, अरबी, फारसी, सीरियाई। तो साथियों अरबी भाषा में ये किताब लिखी। किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी साथियों बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था जो कि एक गणितज्ञ था, चिकित्सक था, दार्शनिक था और भी साथियों मैपवार्थी था। साथियों बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था अल बरूनी। इसने ये अरबी भाषा में लिखी और ये साथी किसके समकालीन था? ये महमूद गजनबी के समकालीन था। महमूद गजनबी के समकालीन था साथियों। महमूद गजनबी के समकालीन कौन था? अल बरूनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया? साथियों ये तराइन की युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध साथियों 1191 ईस्वी में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को परास्त कर दिया बुरी तरीके से। लेकिन जयचंद, मिर्जा राजा जयचंद जो थे उन्होंने गद्दारी कर दी। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस कारण तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी की सेना से परास्त हो गए साथियों। तो कहावत इसीलिए कह दी गई कि दुनिया में किसकी कमी नहीं? जयचंदों की कमी नहीं, यानी कि गद्दारों की कमी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। यह भी आप लोग याद रखेंगे। पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। कन्नौज का साथियों शायद 1539 में शायद हुआ कन्नौज का युद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए साथियों क्या कहता है? इनमें से किनके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? इक्ता का मतलब साथियों होता था कि भूमि के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में बांट देना। इक्ता का मतलब यही होता था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश साथियों। किसके? इल्तुतमिश के में। इल्तुतमिश या इल्तुतमिश बात वही है साथियों। इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था साथियों। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऐबक साहब का दामाद था, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु पोलो गेम खेलते हुए हो गई थी। और ये साथियों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने ही प्रारंभ करवाया था, और पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। और इनकी इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। ये सभी आपको हम जानकारी देते चले जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए साथियों, कहता है किसके बीच अवधि को किस किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि कहा जाता है? साथियों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। तो यही साथियों जो है दिल्ली सल्तनत का काल कहलाती है, या अवधि कहलाती है। हमने आपको बतलाया था कि 5 वंशों ने इस पर राज किया, दिल्ली सल्तनत पर। तो अब वो अगला प्रश्न आने वाला है साथियों। तो देखिए कौन सा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत पर का सही क्रम क्या है साथियों? गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोदी, ये साथियों नहीं है। अब हम आपको बतला रहे हैं साथियों। देखिए गुलाम, पहले गुलाम है साथियों, फिर क्या है? पहले तो गुलाम है साथियों, फिर क्या है? यही तो मायने रखता है। आपको यही तो मायने रखता है कि फिर उसके बाद क्या आएगा। गुलाम हो गया, और ये हो गया, फिर साथियों खिलजी हो जाता है, फिर हो जाता है खिलजी, और फिर हो जाता है तुगलक, फिर हो जाता है तुगलक, फिर हो जाता है तुगलक। ये क्या तुगलक लिखा ही नहीं। फिर हो जाता है तुगलक, फिर उसके बाद होता है सैयद, फिर इसके बाद होता है सैयद, फिर होता है लास्ट में लोदी। यहां पर लेकिन आप लोग देख रहे होंगे सैयद कहीं नहीं है, तो सैयद गायब है। सैयद गैब, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी है। तो ऑप्शन बी में देखिए खिलजी केवल वो, सैयद गायब है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? आपको हमने संस्थापक तो बतलाया ही नहीं साथियों। चलिए अभी इस प्रश्न में बतला देते हैं। तो देखिए पहले हम वही बतला देते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हो गया गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का सैयद वंश का खिज्र खां। और लोदी वंश का बहलोल लोदी। बता दिया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया? दास राज सॉरी घोषित कर दास राजवंश की शुरुआत की, यानी कि गुलाम वंश का। तो साथियों 1206 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बतलाया 1206 ईस्वी में भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी हुई मानी जाती है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? लघु उद्योगों पर, कृषि पर कर, आवास पर कर, मवेशियों पर कर। साथियों लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था अलाउद्दीन के शासनकाल में। बाकी कृषि पर, आवास पर, मवेशियों पर साथियों चराई कर लगाता था। कौन? चराई कर लगाया जाता था। कौन सा? चराई। मान लीजिए दुधारू पशु हैं, वो चर कर खाते थे, उन पर कर लगता था। और घरी कर, घरी नामक कर ये साथियों आवास पर लगाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कृषि पर साथियों उत्पादन में लगान लग देना पड़ता था किसानों को। किसको देना पड़ता था? अलाउद्दीन खिलजी को। जबकि लघु उद्योगों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी?
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला शासिका थी और पहली या अंतिम मुस्लिम शासिका थी साथियों। इसके बाद कोई मुस्लिम शासिका नहीं हुई, पहली भी यही और अंतिम भी यही मुस्लिम के हिसाब से। बाकी इनके बाद बहुत शासिका महिला हुई लेकिन वो हिंदू थी। जो कि ये इल्तुतमिश कौन था साथियों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ये दामाद था साथियों। इल्तुतमिश जो है दामाद था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार जैसे ये दामाद है साथियों, ये यदि दामाद है साथियों, तो रजिया सुल्तान जो हुई साथियों, ये इनकी नातिन हुई, यानी कि ये नाना कहेगी ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, राणा कुंभा। तो साथियों चढ़ चेतक तलवार उठाकर रखता भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को। तो भैया हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप छड़ मार दिया कुछ कोड़ों से, रण किया उतरकर घोड़ों से। कब किया साथी, ये भी याद रखना चाहिए आपको, 18 जून 1576। 1576 श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है साथी हल्दी घाटी। उसी में के ये कुछ बोल थे, मैंने बोल दिया, चढ़ चेतक तलवार उठाकर रखता भूतल पानी को, और महाराणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। छड़ मार दिया कुछ कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से। क्यों, तो राणा प्रताप जो है हल्दी घाटी के युद्ध, तो साथियों इसमें ऐसा माना जाता है कि ना तो मुगल जीत पाए और ना ही राणा हार पाए, तो इसमें जीत किसी की भी नहीं हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का चरित्र पवित्र ग्रंथ है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। तो साथियों देखिए ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथियों, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। इस हिसाब से तो देखिए भारत में सिजदा प्रथा एक और भी इसके साथ में लगती है, सिजदा तथा पाबोस, क्या पाबोस भी लगती है इसके साथ में, सिजदा तथा पाबोस प्रथा किसने शुरू की। तो साथियों आपको क्या बतलाना चाहिए कि सिजदा और पाबोस किसने की भैया, गयासुद्दीन बलबन, जिसने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई। तो साथियों सिजदा और पाबोस प्रथा इसने ही लागू की भैया, जिसका अर्थ क्या होता था, सिजदा का अर्थ होता था साथियों, सिजदा का अर्थ होता था कि झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम, ये सिजदा का अर्थ होता था। और पाबोस का अर्थ होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना, ये इसका अर्थ होता था। पाबोस का अर्थ होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, सिजदा का अर्थ, सिजदा यानी झुक कर सुल्तान के चरणों को सलाम करना, ये इसका अर्थ होता था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों 30 नंबर कहता है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। तो साथियों देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बनाना चाहते थे अलाई मीनार, कौन सी अलाई मीनार बनवाना चाहते थे, किसके, कुतुब मीनार के सामने। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये बनवा ही नहीं पाए, केवल 24.5 मीटर ही उसका भाग बन पाया था। क्यों साथियों, अब ये अधूरी है, ये नहीं बन पाई। वो कौन बनवाना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।